हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय विश्वकर्मा। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और देखते हैं इस चैप्टर के कौन कौन से कंटेंट्स की हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, देन इनकम क्या होती है, बिल रिसीवेबल क्या होता है, कैपिटल, प्रॉफिट, कॉस्ट, ड्राइंग, परचेज, वाउचर्स, लाइबिलिटीज, लॉस, डिस्काउंट, एसेट्स, परचेज रिटर्न, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, रिसिप्ट मींस कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ऐसे ही एक्सपेंडिचर होंगे हमारे कैपिटल और रेवेन्यू नेचर के। देन सेल्स रिटर्न क्या होता है, सेल्स क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, लाइव स्टॉक क्या होते हैं, गुड्स, एक्सपेंडिचर, स्टॉक, बिल्स पेबल, कमीशन, डेटर्स, क्रेडिटर्स, सॉल्वेंट, बैंकरप्ट। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस की सॉल्वेंट क्या होता है, बैंकरप्ट क्या होता है, स्टोर्स क्या होते हैं। तो ये दीज आर कंटेंट्स ऑफ चैप्टर। तो अब हम इनका डिटेल और वन बाय वन इनकी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनमें मनी, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज मींस आदान प्रदान किया जाता है, ऐसे ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। मींस उसमें मनी, गुड्स और सर्विसेज का अगर हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ऐसे ट्रांजैक्शन को बिजनेस ट्रांजैक्शन बोला जाता है। बिजनेस ट्रांजैक्शन से किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं और जो कैपिटल है, उन पर इफेक्ट पड़ता है उन ट्रांजैक्शन के थ्रू। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि बिल्डिंग परचेज फ्रॉम राम। आपने राम से एक बिल्डिंग परचेज किया हुआ है, तो इस ट्रांजैक्शन से एक तो बिल्डिंग आ रही है कंपनी में या किसी भी बिजनेस में, तो बिल्डिंग मींस एक एसेट्स बढ़ गई है। और साथ में राम से हमने परचेज किया हुआ है, तो राम इज अ क्रेडिटर्स। मींस अगर हमने उससे 3 लाख रुपीस की बिल्डिंग परचेज की हुई है, तो हमें ये पता चल रहा है कि राम को हमें 3 लाख रुपीस पे करने हैं। राम एक क्रेडिटर हो जाएगा। अब राम एक क्रेडिटर है, तो अब इसे 3 लाख रुपीस हमें पे करना पड़ेगा। और हमारे पास एक एसेट्स आ रही है, मींस एक लायबिलिटी बढ़ रही है और एक एसेट्स आ रही है। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिनसे बिजनेस की एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पर इफेक्ट पड़े, उन ट्रांजैक्शंस को बोला जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरीके के हो सकते हैं, मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट है कैश ट्रांजैक्शन और सेकंड है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश मींस ऐसे ट्रांजैक्शन जो किए गए हैं और उनके बिहाफ में कैश को पेड कर दिया गया है या तो कैश को रिसीव कर लिया गया है, तो ये ट्रांजैक्शन होते हैं कैश ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मींस होते हैं उधार वाले ट्रांजैक्शन। ऐसे ट्रांजैक्शन जो हुए तो हैं, लेकिन उनका पेमेंट जो है बाद में या तो करना पड़ेगा या बाद में मिल जाएगा, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोला जाता है। मेन और इसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए क्या क्या जरूरी जो पॉइंट्स हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहला क्या क्या जरूरी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए? सबसे पहले तो ये फाइनेंशियल नेचर क्या होना चाहिए, मींस पैसों से रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। प्रॉपर बाउचर में इनकी एंट्री होनी चाहिए, मींस हर एक ट्रांजैक्शन के लिए पर्टिकुलर बाउचर मेंटेन होना चाहिए। देन मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, मींस इकोनॉमिक फॉर्म में होना चाहिए, पैसों से रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो पैसों से रिलेटेड नहीं है वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं माने जाते हैं, उनका रिलेशन पैसों से होना जरूरी है। देन उन ट्रांजैक्शन से फर्म की जो एसेट्स है या लाइबिलिटीज है, कैपिटल है, इनकम है या एक्सपेंडिचर है, इन पर इफेक्ट पड़ना जरूरी है। या तो एसेट्स बढ़नी चाहिए या एसेट्स कम होनी चाहिए, या लाइबिलिटीज बढ़नी चाहिए, लाइबिलिटीज कम होनी चाहिए, कैपिटल बढ़नी चाहिए या कैपिटल कम होनी चाहिए, इनकम बढ़नी चाहिए या एक्सपेंडिचर
बढ़ने चाहिए। तो अगर इनकम और एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो सब ऐसे ट्रांजेक्शन को बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है। ट्रांजेक्शन में भी इंटरनल और एक्सटर्नल, मींस इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब जो इन ट्रांजेक्शंस के जो भी कंक्लूजन है, जो भी रिजल्ट्स हैं, उनको हम इवेंट बोलते हैं। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि बिजनेस ट्रांजेक्शन कैसे इफेक्ट करता है किसी भी बिजनेस की जो एसेट्स है, प्रॉफिट है, या जो स्टॉक है, या जो कैपिटल है, या जो लाइबिलिटीज हैं, उन पर कैसे इफेक्ट करता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि राम स्टार्टेड बिजनेस 5 लाख, उसने 5 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया है, मींस राम का ये इन्वेस्टमेंट हो गया है जो कैपिटल है। और उसने इस बिजनेस के लिए गुड्स परचेज किया हुआ है, ही परचेसेस गुड्स ₹3 लाख, उसने 3 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया है। उस गुड्स में से कुछ पार्ट जो कि 2 लाख रुपीज का था, उसने 3 लाख रुपीज में इसको सेल कर दिया है, और उसने अपने बिजनेस का रेंट पे किया है उस गोडाउन का, जहां पर उसने अपने गुड्स को रखने के लिए उसे रेंट पर लिया हुआ है। तो ये बिजनेस का एक एक्सपेंडिचर हुआ 10,000 रुपीज, जो कि उसने पे किया हुआ है। अब हम ये देखते हैं, पहले तो हम यहाँ ये पॉइंट्स लिख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे उसने इन्वेस्टमेंट किया है, मीन्स 5 लाख रुपीज, ये हमें यहाँ से पता चल गया था। देन उसने अपने बिजनेस के लिए 3 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया है, टोटल परचेज उसका हुआ 3 लाख रुपीज का। देन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मीनिंग ये होता है कि अब जो उसने परचेज किया हुआ है, इसमें से वो पूरा पार्ट अगर सेल कर देगा तो पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो जाएगा, 3 लाख। लेकिन उसने क्या किया है, टोटल परचेज में से कुछ ही पार्ट को सेल किया है। तो ऐसा गुड्स जो सेल करने के लिए अवेलेबल है, और उसकी कॉस्ट को बोला जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मींस ऐसा गुड्स जो सेल करना है हमें, और उसकी कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपीज है। और कैश सेल जो कि आपके क्वेश्चन में है कि उसने इस 2 लाख रुपीज के गुड्स को कितने में सेल कर दिया है, 3 लाख रुपीज में, और अपने गोडाउन का जो रेंट पे किया हुआ है उसमें 10,000 है। अब हम यहाँ इवेंट्स पर नजर डालते हैं, तो इवेंट्स पर पता चल रहा है हमें कि प्रॉफिट, हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है उस बिजनेसमैन को। जैसा कि हमें पता चला कि 2 लाख रुपीज का गुड्स वो कितने में सेल कर रहा है, 3 लाख रुपीज में, तो ये हो गया उसका सेल। अगर प्रॉफिट कैसे पता चलता है, कि जब सेल प्राइस ज्यादा हो, किससे, उसके एक्सपेंडिचर और कॉस्ट से। अगर जो भी बिजनेस के एक्सपेंडिचर है या जो गुड्स की कॉस्ट है, उनको हम पहले प्लस कर लेते हैं, तो हम फाइंड कर लेते हैं टोटल कॉस्ट। तो जो टोटल कॉस्ट बनी है वो है गोडाउन रेंट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मींस जो भी उसने सेल किया हुआ है उस गुड्स की कॉस्ट मींस 2 लाख रुपीज, और जो गोडाउन रेंट उसने पे किया है 10,000, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 2,10,000। और जबकि उसने उसी गुड्स को 3 लाख रुपीज में क्या किया है, सेल किया है, तो 3 लाख रुपीज उसका सेल प्राइस हो गया। तो सेल में से कॉस्ट जो है टोटल, वो 2,10,000 है, वो हमने माइनस कर दिया, तो 90,000 रुपीज उसके पास बच गए हैं। मींस 3 लाख रुपीज में सेल किया, जबकि उसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, 2,10,000, तो 90,000 का उसको प्रॉफिट हुआ। देन अब ये देखते हैं कि क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी बची। तो उसने टोटल कितने का परचेज किया था, उसने परचेज किया था 3 लाख रुपीज का, जिसमें से 2 लाख रुपीज का उसने सेल कर दिया है। तो उसके पास इन्वेंटरी कितनी बची, मींस स्टॉक कितना बचा, वो बचा है 1 लाख रुपीज। तो इन्वेंटरी को ही स्टॉक बोलते हैं, और स्टॉक की डेफिनेशन है अनसोल्ड गुड्स, मींस ऐसा गुड्स जो बिकने से बच जाए। तो उसने टोटल 3 लाख रुपीज का परचेज किया था और 2 लाख रुपीज का उसने सेल कर दिया है, तो 1 लाख रुपीज का जो गुड्स बच रहा है वो अनसोल्ड गुड्स है। देन कैश बैलेंस, ये देखते हैं कि कैश का इनफ्लो कितना हुआ है उस बिजनेस में, और कैश का आउटफ्लो कितना हुआ है, मींस कितना कैश आया और कितना कैश गया, और लास्ट में हमारे पास कैश की क्या पोजीशन है, उससे फाइंड होगा आपका कैश बैलेंस। तो सबसे पहले उसने 5 लाख रुपीज इंट्रोड्यूस किए थे एज अ कैपिटल, तो ये कैश का इनफ्लो हुआ। देन कैश सेल करने से उसके पास 3 लाख रुपीज आए हैं।
तो टोटल उसने लगाए थे बिजनेस में 5 लाख रुपीस टोटल, और 3 लाख रुपीस का कैश का इनफ्लो हुआ विद द हेल्प ऑफ सेल। तो टोटल इनफ्लो कितना हुआ बिजनेस में 8 लाख रुपीस का। और उसने इस गुड्स को खरीदने में, मींस जो टोटल परचेज जब किया था तो 3 लाख रुपीस का कैश का आउटफ्लो हुआ था, मींस गुड्स को खरीदते समय कैश गया था। और गोडाउन का रेंट पे करते समय 10,000 रुपीस का कैश गया था। तो टोटल आउटफ्लो कितना हुआ 3,10,000, ये आउटफ्लो हुआ। और टोटल इनफ्लो कितना हुआ 8 लाख। तो 8 लाख में से हमने 3,10,000 माइनस कर दिया, तो 4,90,000 उसके पास अवेलेबल कैश आज है, यही उसका क्लोजिंग कैश होगा। देन न्यू कैपिटल, तो न्यू कैपिटल जो है ये कैसे फाइंड होगी, तो न्यू कैपिटल फाइंड होती है ओल्ड कैपिटल में अगर हम प्रॉफिट को ऐड कर दें। ओल्ड जो भी कैपिटल है उसमें अगर हमारे बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हुआ है वो उसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो होती है न्यू कैपिटल। तो उसकी ओल्ड कैपिटल क्या थी, ये 5 लाख रुपीस थी। तो 5 लाख रुपीस हमने लिख लिया ओल्ड कैपिटल, प्लस उसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हुआ था ये हमें पता है कि 90,000 रुपीस का उसने प्रॉफिट अर्न किया था, तो 90,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 5 लाख की ओल्ड कैपिटल और 90,000 का प्रॉफिट, तो टोटल जो न्यू कैपिटल हुई वो 5,90,000। ये हमारे पूरे इवेंट्स थे। अब आते हैं अकाउंट्स। पहले अकाउंट की मीनिंग को समझ लेते हैं कि अकाउंट होता क्या है। तो शॉर्ट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू स्पेसिफिक पर्सन, एसेट्स, प्रॉफिट, लॉस, इनसे जो रिलेटेड होते हैं उनको अकाउंट बोला जाता है। पर्टिकुलर जो भी अकाउंट्स होता है उसको इंग्लिश में हम A/C के फॉर्म में इसको डिनोट करते हैं, मींस इसका जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो A/C होगा। तो A/C मींस अकाउंट्स। और जो भी अकाउंट्स तैयार किए जाएंगे पर्टिकुलर उनको एक हेडिंग के बेसिस पर लिखा जाएगा। कहां पर लिखा जाएगा, जो भी अकाउंट्स की बुक्स होंगी उनमें एज अ एक हेडिंग के तौर पर हम उनको रिकॉर्ड करेंगे। देयर आर टू पार्टीज ऑफ अकाउंट्स, मींस दो पार्टीज होती हैं, फर्स्ट होती है आपकी डेबिट और सेकंड होती है आपकी क्रेडिट। अब जो स्पेसिमेन ऑफ अकाउंट का एक फॉर्मेट दिया हुआ है कि आपको यहां पता चल रहा है कि कैपिटल का एक अकाउंट है जिसमें आपको टोटल 8 कॉलम्स मिल रहे हैं, जिसमें 4 कॉलम्स जो है वो डेबिट साइड के हैं और नेक्स्ट जो 4 कॉलम है वो क्रेडिट साइड के हैं, मींस डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड रुपीस। ये जो 4 कॉलम हुए ये हमारे डेबिट साइड के हो जाएंगे और नेक्स्ट जो 4 कॉलम बचे हैं हमारे वो हमारे क्रेडिट साइड के हो जाएंगे। पर्टिकुलर जिसका भी आप अकाउंट्स बनाएं, चाहे किसी स्पेसिफिक पर्सन का अकाउंट आप बनाएं या किसी एसेट्स का बनाएं या प्रॉफिट का बनाएं या इनकम का बनाएं या लॉस का बनाएं या एक्सपेंडिचर का बनाएं या किसी लाइबिलिटीज का आप अकाउंट बनाएं, तो आपको प्रॉपर उसके ऊपर हेडिंग डालनी है। और जो भी आप अकाउंट तैयार करेंगे अकाउंट के लिए आपको शॉर्ट फॉर्म में A/C लिखना है। और इसमें दो पार्ट होंगे, एक फर्स्ट पार्ट होगा आपका डेबिट साइड का और सेकंड पार्ट होगा आपका क्रेडिट साइड का, इसको अकाउंट्स बोलते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं कैपिटल, द पार्ट ऑफ मनी विच इज यूज्ड टू अर्न एडिशनल इनकम, मींस जो भी हमने बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया है अगर हम उससे एक्स्ट्रा या एडिशनल इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो उसको बोला जाता है कैपिटल। मींस मनी का वो पार्ट जिससे आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं उसको बोला जाता है कैपिटल। और कैपिटल को पर्सनल अकाउंट ऑफ ओनर बोला जाता है, जो भी बिजनेस का मालिक होता है उसका पर्सनल अकाउंट ही कैपिटल अकाउंट है। और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी आप एक्स्ट्रा या जो भी आप एडिशनल मनी इन्वेस्ट करते हो दैट इज कॉल्ड कैपिटल। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो या लॉस हो दोनों का इफेक्ट आपकी कैपिटल से पड़ता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो इससे आपकी कैपिटल बिजनेस की बढ़ जाएगी, लेकिन अगर आपका लॉस हुआ है बिजनेस में तो इससे आपकी जो कैपिटल है वो
कम हो जाएगी। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों से कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है। प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाती है और लॉस होने पर कैपिटल कम हो जाती है। एक डेफिनेशन और हम दे सकते हैं कि कैपिटल कैन बी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज। मींस कि अगर एसेट्स आपकी ज्यादा है लाइबिलिटीज से, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल। जैसे अगर सपोज करिए कि 5 लाख रुपीस की एसेट्स है और 3 लाख रुपीस की आपके बिजनेस में लाइबिलिटीज है। लाइबिलिटीज मींस जिनको आपको पे करना है, एसेट्स मींस जिनसे आप कैश जनरेट कर रहे हैं और अपने बिजनेस का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, या आपके बिजनेस में उस कैश को जनरेट करने में, उस प्रॉफिट को अर्न करने में ये आपकी मदद करती हैं, मींस हेल्प करती हैं, उनको बोला जाता है एसेट्स। और लाइबिलिटीज मींस जो भी ओनर्स फंड होता है, उसके अलावा जो भी हम बाहरी व्यक्तियों से, जो भी हम एक्सटर्नल से कैश या लोन लेकर अगर हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या बिजनेस चलाते हैं, तो हमें वो पैसा रिफंड करना पड़ता है। इसलिए उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं। मींस आपके बिजनेस के पास कितने रुपए की एसेट्स है, 5 लाख रुपीस की, और लाइबिलिटीज कितने की हो गई, 3 लाख रुपीस की। तो जो डिफरेंस दिख रहा है 2 लाख रुपीस का, ये है कैपिटल। तो कैपिटल को हम क्या बोल सकते हैं कि टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल। नेक्स्ट आते हैं, आप क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल देखते हैं। सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल की बात करें। फिक्स्ड कैपिटल मींस ऐसी कैपिटल जो फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने में खर्च हो जाती है, उसको बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड एसेट्स की डेफिनेशन ये होती है कि इन एसेट्स को हम लॉन्ग पीरियड तक यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर। अगर हमने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एसी, कंप्यूटर, मींस जो भी हमारे बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं, उनको बोला जाता है फिक्स्ड एसेट्स। लेकिन इनका यूज जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होना चाहिए। अगर इन एसेट्स को परचेज करने में आपने कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो इस इन्वेस्टमेंट को फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। देन फ्लोटिंग कैपिटल मींस आपने एसेट्स परचेज करने में पैसा खर्च किया, ठीक है, लेकिन आपका जो एम होगा, आपका जो टारगेट होगा, वो क्या है कि उन एसेट्स को रीसेल करना। मींस अगर आपने किसी भी एसेट्स को परचेज किया है और आपने किस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको परचेज किया है कि उसी एसेट्स को हम दोबारा रीसेल कर देंगे, मींस सेल कर देंगे, तो जो पैसा आप खर्च करते हैं उन एसेट्स में, उनको बोला जाता है फ्लोटिंग कैपिटल और टेम्पररी कैपिटल। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल में जो भी आप एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने जो लैंड परचेज किया है या जो बिल्डिंग परचेज किया है या प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर परचेज किया हुआ है, इनको आप रीसेल के पर्पज से खरीद रहे हैं। जबकि फ्लोटिंग कैपिटल में क्या होता है कि जो भी आप एसेट्स खरीदते हैं, उनका मेन पर्पस क्या होता है कि उन एसेट्स में, जो एसेट्स हम खरीद रहे हैं, उनको रीसेल करना है। रीसेल मींस दोबारा उनको सेल कर देंगे। अगर इस पर्पस से आप खरीद रहे हैं, तो जो भी पैसा आप लगा रहे हैं वो फ्लोटिंग कैपिटल है। लेकिन अगर आपने रीसेल के पर्पस से नहीं खरीदा है, तो वो फिक्स्ड कैपिटल है। अब वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग मींस जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, मींस बिजनेस को चलाने में, डेली की जो एक्टिविटीज होती हैं उनको मेंटेन करने में जो पैसा हम रखते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। मींस अगर आप बिजनेस में गुड्स का परचेज कर रहे हो और उसका पेमेंट कर रहे हो, या किसी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर का आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये पैसा जो डेली की रोलिंग में खर्च हो रहा है, इसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का एक फॉर्मूला और हम बना सकते हैं कि जो भी बिजनेस की करंट एसेट्स होती हैं और जो करंट लायबिलिटीज का जो डिफरेंस होता है, आप करंट एसेट्स क्या होती हैं और करंट लायबिलिटीज क्या होती हैं, इनका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के आगे आपको मिलेगा। पूरी एसेट्स का एक्सप्लेनेशन आपको वहां मिल जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसेट्स,
और उनका कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन क्या हुई या उसका फॉर्मूला क्या हुआ कि करंट एसेट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटीज को माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस अमाउंट आता है दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो अगर मान लीजिए आपके बिजनेस में करंट एसेट्स है 5 लाख रुपीस और करंट लायबिलिटीज है 4 लाख रुपीस, तो जो डिफरेंस अमाउंट होगा 1 लाख रुपीस का, ये वर्किंग कैपिटल है। नेक्स्ट अब हम आते हैं ड्राइंग पर। तो ड्राइंग का मीनिंग क्या होता है कि जब बिजनेस का ओनर पर्सनल यूज के लिए अपने ही बिजनेस से कैश और गुड्स अगर विड्रॉल कर रहा है उसको ड्राइंग बोला जाता है। मींस जो भी ओनर ऑफ बिजनेस है, जो भी बिजनेस का मालिक है, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए अपने ही बिजनेस से कैश निकाल लेता है या गुड्स को निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग कहा जाता है। और ड्राइंग करने से क्या होता है कि जो बिजनेस की कैपिटल होती है, मींस जो ओनर्स का फंड होता है जिसको पर्सनल अकाउंट बोला जाता है, वो कम होना चालू हो जाती है। अगर मान लीजिए किसी ओनर ने 5 लाख रुपीस का कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था अपने बिजनेस में और उस इन्वेस्टमेंट में से मींस उस कैपिटल में से उसने 10,000 रुपीस का ड्राइंग कर लिया पर्सनल यूज के लिए, मींस पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपीस बिजनेस से निकाल लिए, तो अब उसकी जो न्यू कैपिटल होगी वो होगी 4,90,000। तो ड्राइंग से कैपिटल क्या हो जाती है बिजनेस की, कम हो जाती है। देन अब लायबिलिटीज को समझ लेते हैं। तो लायबिलिटीज का मीनिंग ये होता है कि जब हम अपने सोर्सेस से जो पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं वो होती है ओनर्स फंड, उसी को इंटरनल लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस बोला जाता है। लेकिन अब इस लायबिलिटीज के भी क्लासिफिकेशन आप देखेंगे तो यहां पर किए गए हैं। तो हम ये अभी लायबिलिटीज की डेफिनेशन को समझते हैं। तो लायबिलिटीज का मीनिंग ये हुआ कि जब हम बाहर के व्यक्तियों से या किसी दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हमने बोरो लेकर मींस लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है या बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की है या बिजनेस में पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, लेकिन कहां का पैसा है वो, बाहर से। अगर हमने किसी बाहर से पैसा अरेंज करके अपने ही बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उस अमाउंट को लायबिलिटी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपने अगर बाहर से किसी भी इंसान से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कोई अमाउंट लिया हुआ है तो आपको वो अमाउंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। मींस ऐसा पैसा जो आप बाहर से लेते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसे ये पैसा रिफंड करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो ऐसे अमाउंट को या ऐसी लायबिलिटी को ही बिजनेस की लायबिलिटीज माना जाता है। अब इस लायबिलिटीज को हम 3 अलग अलग पार्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट है हमारा फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, मींस ऐसी लायबिलिटी जो फिक्स्ड है या लॉन्ग पीरियड के लिए ली गई है उसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोला जाता है। देन सेकंड लायबिलिटी है हमारी करंट लायबिलिटी और थर्ड लायबिलिटी है हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो अब तीनों लायबिलिटीज को वन बाय वन समझते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी जो आपको आफ्टर 12 मंथ पे करनी है, मींस इनका टाइम पीरियड क्या होता है, आफ्टर 12 मंथ के बाद अगर आपको इनका पेमेंट करना है तो ऐसी लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोला जाता है। जैसे अगर आपने सपोज करो बैंक से लोन ले लिया है और 5 लाख रुपीस का लोन लिया है और ये लोन का टाइम पीरियड है 5 इयर्स, मींस आप बैंक को अगले 5 साल के बाद ये पैसा रिटर्न करोगे। तो आफ्टर 12 मंथ हुआ मींस 1 ईयर हुआ। तो 1 ईयर के बाद अगर आप उनका पेमेंट करते हो तो ऐसी लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोला जाता है। और करंट लायबिलिटीज मींस ऐसी लायबिलिटीज जो आप विद इन द 12 मंथ जिनका आप पेमेंट करते हो उनको करंट लायबिलिटीज बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने सप्लायर से मींस क्रेडिटर से गुड्स परचेस किया 50,000 का, क्रेडिट बेसिस पर खरीदा है
आपने अपने बिजनेस के लिए 50,000 का रॉ मटेरियल परचेस कर लिया किसी क्रेडिटर से। अब उसका पेमेंट आपको ना 2 महीने के बाद करना है। तो जो 50,000 रुपीज आप 2 मंथ के बाद रिटर्न करोगे, तो ऐसी लाइबिलिटी को बोला जाता है करंट लाइबिलिटी। मींस उनका पेमेंट विद इन द 12 मंथ होता है। देन कंटेंजेंट लाइबिलिटी मींस ऐसी लाइबिलिटी जो अनसर्टेन, मींस अचानक आपके पास आ जाए और उनका पेमेंट आपको करना पड़ जाए, तो ऐसी लाइबिलिटीज को बोला जाता है कंटेंजेंट लाइबिलिटी। मींस जो जाने अनजाने में अचानक आ जाती हैं, उन लाइबिलिटीज को बोला जाता है कंटेंजेंट लाइबिलिटीज। जैसे सपोज करो आपके फैक्ट्री में वर्कर लगा हुआ है, उसके साथ एक्सीडेंट हो गया, और जब एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब डॉक्टर ने बोला कि 50,000 रुपीज का उसके ऊपर ट्रीटमेंट पर पूरा खर्च आएगा। तो अब इसका पेमेंट कौन करेगा? तो इसका पेमेंट आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्कर आपके यहां पर ही काम करता था। तो अगर वर्कमैन के लिए किसी प्रकार का कोई कंपनसेशन आ गया है, मींस आपको उसे पे करना है, तो ये लाइबिलिटी आपको पता तो थी नहीं, ये अचानक आ गई है। तो ऐसी लाइबिलिटी जो फ्यूचर में अचानक आ जाती हैं और आपको इनका पेमेंट करना पड़ जाता है, तो ऐसी लाइबिलिटी को कंटेंजेंट लाइबिलिटीज बोला जाता है। अब एसेट्स की डेफिनेशन समझ लेते हैं कि ऑल मूवेबल एंड इमूवेबल रिसोर्सेस यूज्ड इन बिजनेस which helps in getting cash और इकोनॉमिक प्रॉफिट। मींस ऐसे मूवेबल और इमूवेबल रिसोर्सेस जिनसे आप कैश और प्रॉफिट जनरेट करते हो, उनको बिजनेस की एसेट्स बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, गुड्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। ये सब क्या है? बिजनेस की एसेट्स हैं जिनसे आप और एक्स्ट्रा पैसा जनरेट करते हो, प्रॉफिट अर्न करते हो, तो इनको एसेट्स बोला जाता है। अब एसेट्स का क्लासिफिकेशन देख लें तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एसेट्स। फर्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स, सेकंड है करंट एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स, और थर्ड है आपका फिक्टिशियस एसेट्स। तो जो फिक्स्ड एसेट्स है, इनको 2 पार्ट में अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स और सेकंड है आपका इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो अब इनको हम समझते हैं वन बाय वन। अब आते हैं हम फिक्स्ड एसेट्स पर। तो फिक्स्ड एसेट्स मींस जिनको आपने लॉन्ग पीरियड के लिए परमानेंटली क्या कर लिया है? खरीद लिया है। ऐसी एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है। इनका यूज आप लॉन्ग पीरियड तक करते हैं और परमानेंटली आप इनको लॉन्ग पीरियड तक यूज करते हो, तो ऐसी एसेट्स पर जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट होता है, उन एसेट्स को फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है। जैसे सपोज करो आपने लैंड परचेज किया है, बिल्डिंग परचेज की है, मशीन परचेज किया है, फर्नीचर परचेज किया है, तो इनको आप लॉन्ग पीरियड तक यूज करोगे, तो इनमें जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ वो फिक्स्ड एसेट्स हो। अब फिक्स्ड एसेट्स के 2 अलग अलग पार्ट होंगे। एक होगा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, मींस ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जिनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। तो ऐसी एसेट्स को आप देख भी सकते हो और टच भी कर सकते हो। इन एसेट्स को टेंजिबल एसेट्स बोला जाता है। और इंटेंजिबल एसेट्स मींस ऐसी फिक्स्ड एसेट्स जिनको आप है ना टच नहीं कर सकते और ना ही देख सकते हो, केवल फील की जा सकती है। एक महसूस बस आप कर सकते हो कि हाँ ये मेरे बिजनेस में है। जैसे लाइक गुडविल, पेटेंट। गुडविल मींस होता है आपके बिजनेस की पहचान। आपको ही पता होती है कि आपके बिजनेस की आइडेंटिटी कितनी है, मींस कितना लोग उनको जानते हैं, उसको बोला जाता है गुडविल। और गुडविल जो है एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है, जिससे जो कस्टमर को आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करती है। और इस गुडविल का कुछ ना कुछ वैल्यूएशन होता है, कुछ ना कुछ इसकी प्राइस होती है, इसे ही इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट करंट एसेट्स। करंट एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स मींस ऐसी एसेट्स जिनका पैसा आपको विद इन द 12 मंथ रियलाइज हो जाएगा। मींस ऐसी एसेट्स जिनसे आपको 12 महीने के अंदर पैसा मिल जाएगा, उन एसेट्स को करंट एसेट्स और फ्लोटिंग एसेट्स बोला जाता है। लाइक रॉ मटेरियल्स को आप क्या करेंगे? फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके अपने डेटर्स को सेल करेंगे,
और डेटर्स मींस जो जो भी कस्टमर होते हैं बिजनेस के, उनको डेटर्स बोला जाता है। मींस वही आपके गुड्स को खरीदते हैं, मींस आप उनको सेल करते हो, और सेल करते हो तो वो आपको पैसा एक टाइम के बाद देते हैं। तो वही पैसा आपको विद इन द 12 मंथ मिल जाएगा। देन आपके पास जो भी कैश इन हैंड है, आपके बैंक में जो भी पैसा पड़ा हुआ है, ये सब करंट एसेट्स की डेफिनेशन में आएंगे। देन फिक्टिशियस एसेट्स, बिजनेस में इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है। मींस इनको आप है ना देख नहीं सकते हैं। जैसे आप बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, इनको तो आप देख सकते हो, लेकिन जो फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं ये दिखती नहीं है। तो अब इनको तो इंटेंजिबल बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, इंटेंजिबल इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि ये बिजनेस के लिए एक लॉस होते हैं। जनरली इनको बैलेंस शीट में तब तक शो किया जाता है जब तक कंपनी या कोई भी फर्म इनको राइट ऑफ ना कर ले। राइट ऑफ का मींस बैलेंस शीट से हटा ना दे। तो ऐसा नहीं है कि हम इन फिक्टिशियस एसेट्स को बैलेंस शीट में लिखें ही ना, हमें लिखना भी है क्योंकि ये लीगल और टेक्निकल बेसिस पर एसेट्स मानी जाती हैं। आप इनको ऐसा नहीं कर सकते कि आप इनको बैलेंस शीट में ना लिखें, इनको बैलेंस शीट में आपको लिखना ही पड़ेगा। लेकिन रूल्स ये है कि तब तक आपको बैलेंस शीट में लिखना है जब तक कि आप अपने प्रॉफिट से इन एसेट्स को, मींस इन लॉसेस की रिकवरी या इन लॉसेस को आप राइट ऑफ ना कर दें, तब तक आपको अपनी बैलेंस शीट में इनको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका लीगल और एक टेक्निकल बेसिस पर इनको एसेट्स माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल, जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्ट करने में अगर कोई भी एक्सपेंडिचर हुआ है, उसको हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता है, ये एक फिक्टिशियस एसेट्स होता है। देन अंडर राइटर जो होते हैं, कमीशन। अब अंडर राइटर्स क्या होते हैं? जब हम अपनी कंपनी के शेयर्स इशूड करते हैं, अगर मान लो हमारी कंपनी कोई नई है और मार्केट में उसके शेयर्स नहीं बिक पा रहे हैं, तो ये अंडर राइटर्स ही क्या करते हैं, शेयर्स को खरीदने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिस पर कंपनी को इनको कमीशन पे करना पड़ता है। तो ये कंपनी के लिए किसी भी तरीके की कोई एसेट्स नहीं है, बल्कि एक लॉस होते हैं। जैसे अब कंपनी ने जब अपने डिवेंचर्स इशूड किए थे, तो उन डिवेंचर्स को डिस्काउंट पर इशूड कर दिया था, मींस लॉस पर बेच दिया था। तो ऐसे लॉसेस, ये सब कंपनी के लिए लॉस माने जाते हैं, तो इनको ही फिक्टिशियस एसेट्स बोला जाता है। और इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है, और लीगल और टेक्निकल बेसिस पर लेकिन इनको एसेट्स माना जाता है। लेकिन कब तक माना जाता है? जब तक कि इनको राइट ऑफ ना कर दिया जाए। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर? तो टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर में हम देखते हैं, फर्स्ट हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, देन सेकंड कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और थर्ड इज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हम देखने वाले हैं फर्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मीनिंग ये होता है कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको बार बार करना है, उन एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे सपोज करो, आपको वेजेस, एक लेबर आपने हायर किया और उसे 500 रुपीज पर डे के हिसाब से आपने रखा हुआ है। तो आपने फर्स्ट डे काम कराया, तो फर्स्ट डे का अगर आप उसका पेमेंट 500 कर रहे हो, तो इसी 500 में आप उससे सेकंड डे काम नहीं करा सकते। मींस अगर आपको सेकंड डे भी उससे काम कराना है, तो अगेन आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार होते हैं, उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। मींस आप जितने दिन इस लेबर से काम कराओगे, 500 पर डे के हिसाब से ये आपसे पैसा लेता जाएगा। ऐसे ही आपके जो एम्प्लॉइज हैं, आप जितने महीने उनसे काम कराओगे, तो आपको पर मंथ के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उनको सैलरी पे करनी पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस रेंट पर है, तो आपको अपने लैंडलॉर्ड को रेंट हर महीने पे करना पड़ेगा। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में बार बार होते हैं, उन एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। अब आते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो वन टाइम होते हैं, लेकिन इनकी जो सर्विसेज हैं वो आपको लॉन्ग पीरियड तक मिलती हैं, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। जैसे आपने किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर लिया, मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग परचेज कर ली,
अब बिल्डिंग आपने 5 लाख रुपीस की परचेस की है, तो 5 लाख रुपीस खर्च तो हुआ, वन टाइम खर्च हुआ, इसलिए ये एक्सपेंडिचर हुआ। लेकिन इसका यूज, इस बिल्डिंग का यूज आप कई सालों तक करेंगे, इसलिए ये कौन सा एक्सपेंडिचर हुआ? ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ। अब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मींस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही फॉर्म है। एक्चुअल में क्या होता है कि कई बार बड़ी बड़ी कंपनीज जब एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च करती हैं तो काफी एड में पैसा वो खर्च कर देती हैं। मींस कि अब उतनी बड़ी अमाउंट को अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम शो करेंगे तो उससे हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, जिससे इफेक्ट क्या पड़ेगा कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं, जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देखेंगे तो फिर वो हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा प्रॉफिट तो बहुत कम दिख रहा है। अब पहले तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये होते क्या है और इनको कैसे राइट ऑफ किया जाता है। तो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, उस एग्जांपल की तरफ हम आते हैं। जैसे कंपनी ने 5 लाख रुपीस का एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर दिया है। अगर मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी 6 लाख रुपीस का है, जो बिफोर एडवर्टीजमेंट का पेमेंट करने के पहले है। मान लीजिए कंपनी को जो नेट प्रॉफिट हुआ है, वो बता रही है कंपनी की नेट प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 6 लाख रुपीस का है। लेकिन अभी तक हमने जो एडवर्टीजमेंट में 5 लाख रुपीस खर्च किया था, इसका पेमेंट करने के पहले है। अगर हम इसका पेमेंट कर देते हैं मींस 5 लाख रुपीस और इससे माइनस कर देते हैं, क्योंकि 5 लाख रुपीस एडवर्टीजमेंट में खर्च तो हुआ है और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो आपके प्रॉफिट को कम कर देते हैं। तो अब आपका प्रॉफिट कितना बचेगा? अगर आपका एड का पूरा पैसा आप इस प्रॉफिट से डिडक्ट कर देते हो तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट शो होगा वो होगा 1 लाख रुपीस। तो अब 1 लाख रुपीस ज्यादा अच्छा है उन इन्वेस्टर्स के लिए या 6 लाख रुपीस शो करना ज्यादा अच्छा है? 6 लाख रुपीस को शो करना ज्यादा अच्छा है। अब अगर आपने पूरा 5 लाख रुपीस इससे माइनस कर दिया तो इससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो डाउन दिखेगी आपके बिजनेस की। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो जनरली कंपनियां क्या करती हैं, इस इतने बड़े जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को एक साल में राइट ऑफ नहीं करती हैं। मींस इसको 5 इयर्स तक कंपनी ने बोला है कि हम इसको 5 इयर्स तक अपनी बैलेंस शीट में क्या करेंगे, शो करेंगे। लेकिन हर साल 1 लाख रुपीस प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते जाएंगे। मींस हर साल हम अपने प्रॉफिट में से 1 लाख रुपीस कम करते जाएंगे। तो अगर मान लीजिए 2020 में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं तो 2020 में आपका नेट प्रॉफिट कितना है, 6 लाख रुपीस। अब उस 6 लाख रुपीस में से आप 5 लाख रुपीस मत माइनस करो, 1 लाख रुपीस माइनस कर दो, तो भी आपके बिजनेस की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कितनी है, 4 लाख रुपीस के प्रॉफिट पर है। मींस फिर भी अच्छी है। तो अगर आप 5 लाख रुपीस लेस करते हैं तो ये तो बहुत कम हो जाएगी आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन। तो आप क्या करते हैं कि यहां पर है ना 1 लाख रुपीस अगर हम जितने साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि हमको हर साल अपने बिजनेस का प्रॉफिट चेक करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, तो हम हर साल है ना अपने प्रॉफिट में से इस 1 लाख रुपीस को कम करते जाएंगे। तो हम 5 साल तक मींस 2025 तक इस एक्सपेंडिचर को क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। मींस हमने टाइम कितना ले लिया, अगले 5 इयर्स तक। तो 5 इयर्स तक अगर हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो इससे हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो डाउन भी नहीं होगी और हमारा ये एक्सपेंडिचर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। मींस राइट ऑफ का मींस प्रॉफिट से कम होता जाएगा और इससे हमारा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन हर साल कितना होगा, 1 लाख रुपीस से आपका प्रॉफिट कम होगा। लेकिन अब जैसे सपोज करिए फर्स्ट ईयर 5 लाख रुपीस में से फर्स्ट ईयर हमने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया, लेकिन अभी भी 4 लाख रुपीस का बचा है। तो इस 4 लाख रुपीस को आपको बैलेंस शीट में फर्स्ट ईयर दिखाना पड़ेगा। लेकिन सेकेंड ईयर अब अपनी बैलेंस शीट में कितना दिखाएंगे, फिर से 4 लाख में से सेकेंड ईयर आप 1 लाख रुपीस प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे और जो 3 लाख रुपीस बचेगा वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। फिर ऐसे ही आप कंटिन्यू 5 साल तक करेंगे तो एक टाइम के बाद ये जो लॉस था
ये जो एक्सपेंडिचर था ये बैलेंस शीट में पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये होते हैं ऐसे एक्सपेंडिचर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आते हैं। देन अब हम आते हैं इनकम। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनकम और रिसिप्ट्स? देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनकम और रिसिप्ट्स। फर्स्ट इज रेवेन्यू एंड सेकंड इज कैपिटल। रेवेन्यू इनकम मींस ऐसी इनकम जो बिजनेस में बार बार रिसीव होती है। जैसे आप गुड्स को सेल कर रहे हो, तो जितनी बार आप सेल करोगे, जितनी बार आप सर्विसेज को सेल करोगे, उतनी बार आपके पास क्या होगा, पैसा आएगा। तो ऐसी इनकम को रेवेन्यू इनकम बोला जाता है। और कैपिटल इनकम मींस ये वन टाइम होती हैं और इनको आप है ना लॉन्ग पीरियड तक यूज कर सकते हो। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, आपने जो बिल्डिंग परचेज की थी, उसी बिल्डिंग को जब वो पुरानी हो गई तो आपने ना उसको सेल कर दिया। अब आपको 5 लाख रुपीस मिल गए, तो ये वन टाइम मिलेगा आपको, बार बार नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी बड़ी अमाउंट को आप कई साल तक यूज कर सकते हो। तो ऐसी इनकम जो वन टाइम मिलती है लेकिन आप इनका यूज काफी समय तक कर सकते हो, ऐसी इनकम को कैपिटल इनकम बोला जाता है। अब हम प्रॉफिट को समझ लेते हैं। ड्यू टू बिजनेस एक्टिविटी व्हेन द कंपैरिजन टू एक्सपेंसेस व्हेन रेवेन्यू इज मोर देन इट इज कॉल्ड प्रॉफिट। मींस अगर आपके बिजनेस का रेवेन्यू मींस प्रॉफिट किससे ज्यादा हो जाए, एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए, तो जो डिफरेंस होता है उसको प्रॉफिट बोला जाता है। जैसे सपोज करो कॉस्ट ऑफ मशीन 5 लाख रुपीस की है, ये हो गया कॉस्ट, मींस आपका एक्सपेंडिचर हो गया। और 6 लाख रुपीस में आपने उसी मशीन को क्या किया, सेल कर दिया। तो कॉस्ट थी 5 लाख रुपीस और आपको सेल करने पर कितना अमाउंट मिल गया है, 6 लाख रुपीस। तो 1 लाख रुपीस आपको एक्स्ट्रा मिल गए हैं, तो इस 1 लाख रुपीस को ही क्या बोला जाता है, प्रॉफिट बोला जाता है। अगर आपको उसकी कॉस्ट से ज्यादा प्राइस मिलता है तो वो प्रॉफिट होता है, और अगर आपको उसकी कॉस्ट से कम प्राइस मिलता है तो फिर वो लॉस होता है। जैसे अब कॉस्ट है 5 लाख रुपीस और सेल प्राइस आपको मिल रहा है 3 लाख रुपीस, तो 5 लाख रुपीस की मशीन को आप 3 लाख रुपीस में सेल कर रहे हो, तो 2 लाख रुपीस का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये हो गया लॉस। देन अब हम आते हैं लॉसेस पर। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लॉसेस? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉसेस। फर्स्ट इज कैपिटल लॉस, देन रेवेन्यू लॉस, देन नॉर्मल लॉस, देन एबनॉर्मल लॉस। तो अब इनको वन बाय वन समझते हैं। फर्स्ट है हमारा कैपिटल लॉस। ऐसा लॉस जो एसेट्स को सेल करने पर हो, जो फिक्स्ड एसेट्स को सेल करने पर होता है, उन लॉसेस को कैपिटल लॉस बोला जाता है। मींस अगर आपने कोई बिल्डिंग जो 5 लाख रुपीस की थी, उसकी कॉस्ट वैल्यू, आपने उसको 3 लाख रुपीस में सेल कर दिया, तो 2 लाख रुपीस आपको कम मिले हैं, इस लॉस को बोला जाता है कैपिटल लॉस। जैसे कि अभी हमने लास्ट एग्जाम्पल जो देखा था कि इसमें जो कॉस्ट ऑफ मशीन थी 5 लाख रुपीस की थी और इसका सेल प्राइस कितना है, 3 लाख रुपीस, तो यहां 2 लाख रुपीस का लॉस हुआ था ऑन मशीनरी पर। तो ये मशीन क्या है, एक फिक्स्ड एसेट्स है, और मशीन को सेल करते समय अगर किसी भी तरीके का कोई लॉस हुआ है तो ऐसे लॉसेस को कैपिटल लॉस बोला जाता है। देन रेवेन्यू लॉस मींस जब आप गुड्स बेचते हैं, मींस जब गुड्स को सेल करते हैं और आपको सेल प्राइस कम मिलता है कंपेयर टू परचेज प्राइस से, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसको बोला जाता है रेवेन्यू लॉस। जैसे अगर सपोज करो आप कोई गुड्स था जिसका प्राइस है 5,000 रुपीस, ये उसकी कॉस्ट थी, आपने इस गुड्स को 3,000 रुपीस में सेल कर दिया, तो 2,000 रुपीस आपको कम मिले हैं, तो ये 2,000 रुपीस क्या होगा, लॉस होगा, और इसी लॉस को रेवेन्यू लॉस बोला जाता है। अब नॉर्मल लॉस मींस जो नेचुरल हो, नेचुरल मींस नेचर के थ्रू हो, तो ऐसे लॉस को नॉर्मल लॉस बोला जाता है। जनरली ऐसे लॉसेस का इंश्योरेंस नहीं करवाया जाता है, और इंश्योरेंस कंपनियां जनरली ऐसे लॉस का इंश्योरेंस भी नहीं करती हैं। जैसे इवेपोरेशन ऑफ पेट्रोल, अब पेट्रोल को आप जितना भी पैक करके रख लें, ये मालूम है कि इवेपोरेट होगा ही होगा। तो ऐसे लॉस जो नेचुरल हैं, जो होंगे ही होंगे, उनको नॉर्मल लॉस बोला जाता है। और एबनॉर्मल लॉस मींस जो ह्यूमन मिस्टेक से हो जाए या नेचुरल फैक्टर से हो, लेकिन पता हो कि ये हो सकते हैं, मतलब इनके चांसेस हमको खुद लग रहा है कि ये हो सकते हैं, तो ऐसे लॉसेस को एबनॉर्मल लॉसेस बोलते हैं। जैसे फायर,
थेफ्ट मीन्स चोरी हो जाना। हमको पता है कि वैसे तो अचानक ये कभी नहीं होता है, लेकिन हमारे दिमाग में रहता है कि इन केस कभी भी बिजनेस में चोरी हो सकती है, कभी भी आग लग सकती है, कभी भी किसी भी तरीके का कोई एक्सीडेंट हो सकता है, फ्लड आ सकती है। तो ये हमारे दिमाग में रहता है और हम जनरली इन लॉसेस का इंश्योरेंस करवा लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से। तो ऐसे लॉस जो ह्यूमन मिस्टेक से या नेचुरल रीजन से भी होते हैं, उन लॉसेस को एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। देन परचेज मींस ऐसा गुड्स जो आपने सेल करने के लिए खरीदा हुआ है अपने बिजनेस में, उसको परचेज बोलते हैं। अब परचेज को अगर हम दो पार्ट में क्लासिफाई करें तो कैश परचेज होता है, मींस अगर आप बिजनेस में कैश देकर गुड्स को परचेज कर रहे हैं तो उसको कैश परचेज बोला जाता है। लेकिन अगर आपने अपने बिजनेस में गुड्स परचेज किया है और उसका पेमेंट आप कुछ समय के बाद करेंगे तो ऐसे परचेज को क्रेडिट परचेज बोला जाता है। देन परचेज रिटर्न का मीनिंग ये हुआ, या रिटर्न आउटवर्ड का मीनिंग ये हुआ कि जो गुड्स आपने खरीदा है लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा रीजन आ गया है जिसके कारण आप उसको अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हो, तो इस रिटर्न को परचेज रिटर्न बोला जाता है। अब हम आते हैं सेल पर। तो सेल का मीनिंग क्या हुआ कि वॉलेंटरी बेसिस पर आप अपने गुड्स की ओनरशिप चेंज कर देते हो। मींस जो भी आपके पास गुड्स पड़ा हुआ है, आपने उस गुड्स को पैसे लेकर सेल कर दिया है, तो ये सेल कहलाता है। अब सेल भी दो तरीके का हो सकता है। कैश सेल हो सकता है, मींस अगर आपने अपने कस्टमर से कैश लेकर उसको सेल किया हुआ है तो इस सेल को कैश सेल बोलते हैं। लेकिन अगर आपने अपने कस्टमर को गुड्स सेल किया है लेकिन बदले में आपने अभी तक कुछ भी नहीं लिया है, तो ऐसी सेल को क्रेडिट सेल मींस उधार सेल बोलते हैं। देन सेल्स रिटर्न, कई बार आप अपने कस्टमर को क्या करते हैं, गुड्स सेल करते हैं लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आता है तो फिर कस्टमर उसको क्या करता है, रिटर्न कर देता है, आपको वही गुड्स रिसीव हो जाता है अगेन, तो ऐसे गुड्स को सेल्स रिटर्न बोला जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं गुड्स पर। मटेरियल विच आर परचेज्ड सोल्ड विथ ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट मींस ऐसा गुड्स या ऐसा मटेरियल जिसको आप प्रॉफिट लेकर सेल करना चाहते हैं, तो ऐसे मटेरियल को गुड्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कॉटन परचेज बाय टेक्सटाइल मिल, देन पेडी परचेसेस बाय राइस मिल, देन वुड परचेज्ड टू मेक फर्नीचर एटसेट्रा। मींस कि अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया हुआ है, उस रॉ मटेरियल को आप फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करके अगर आप सेल करते हो और प्रॉफिट अर्न करते हो, तो ऐसे रॉ मटेरियल को हम गुड्स की कैटेगरी में लाते हैं। मींस ऐसे रॉ मटेरियल को हम गुड्स बोलते हैं। देन स्टॉक, तो स्टॉक का मींस ये होता है कि जो गुड्स साल के एंड में बिकने से बच जाता है, मींस अनसोल्ड गुड्स, मींस ऐसा गुड्स जो साल के एंड में बच गया है सेल होने से, तो ऐसे गुड्स को स्टॉक बोला जाता है। चलिए हम आते हैं अब इन्वेंटरी में। तो स्टॉक और इन्वेंटरी की मीनिंग सेम है। अब इन्वेंटरी वर्ड क्यों यूज किया जाता है, स्टॉक वर्ड क्यों यूज किया जाता है, उसके लिए भी रीजन है। तो पहले हम इन्वेंटरी को समझ लेते हैं, देन स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा डिटेल करेंगे आगे। अब देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी। अब इन्वेंटरी में दो स्टॉक होते हैं। फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक जो बिगिनिंग ऑफ ईयर होता है, और सेकंड इज क्लोजिंग स्टॉक जो एंड ऑफ ईयर होता है। मींस ऐसा गुड्स जो साल के लास्ट डे बिकने से बच जाता है, सेल होने से बच जाता है, उस स्टॉक को या उस इन्वेंटरी को हम क्लोजिंग इन्वेंटरी बोलते हैं। और यही क्लोजिंग इन्वेंटरी नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इन्वेंटरी में ओपनिंग इन्वेंटरी होगी एंड क्लोजिंग इन्वेंटरी होगी। अब आते हैं हम फर्स्ट इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल।
तो जो भी हमारे बिजनेस में रॉ मटेरियल हमने गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज किया हुआ है, साल भर में हमने जितना भी मैन्युफैक्चरिंग किया है, अगर इसमें से कोई गुड्स अनसोल्ड हो जाता है साल के लास्ट डे, तो उसको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बोला जाएगा। और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही सेमी फिनिश्ड गुड्स मींस ऐसा गुड्स जो अभी पूरी तरीके से फिनिश्ड नहीं हुआ है, उसको सेमी फिनिश्ड गुड्स बोला जाता है। मींस इसने प्रोडक्शन की अभी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किया है, तो ऐसे गुड्स को हम सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। अब जो सेमी फिनिश्ड गुड्स है, इसमें भी दो स्टॉक होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। अगर सेमी फिनिश्ड गुड्स का अगर कोई स्टॉक ईयर एंड में अगर बच गया है, तो इसको बोला जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी, और यही क्लोजिंग इन्वेंटरी नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स मींस ऐसा गुड्स जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुका है और जो पूरी तरीके से सेल होने के लिए तैयार है, ऐसे गुड्स को हम फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं। तो अगर एंड ऑफ ईयर इसका भी कोई स्टॉक बच गया है सेल होने से, तो ऐसे गुड्स को हम क्लोजिंग इन्वेंटरी या क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। इसका जो नेक्स्ट ईयर जो पार्ट ट्रांसफर होगा उसको बोला जाएगा ओपनिंग इन्वेंटरी और ओपनिंग स्टॉक। अब इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक क्या होता है? इन्वेंटरी वर्ड जनरली रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स और फिनिश्ड गुड्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसा बिजनेस जो मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं करता है, मींस रिटेल का काम करता है, मींस गुड्स को खरीदना और सेल करना। तो गुड्स को खरीदना और सेल करने का मीनिंग है कि उन्होंने गुड्स खरीदा और गुड्स को सेल कर दिया। तो जो भी गुड्स उन्होंने परचेज किया था बिगनिंग ऑफ ईयर और साल भर में जितना भी गुड्स उनके पास से सेल हुआ, वो और सेल होने के बाद जो गुड्स उनके पास बच गया मींस अनसोल्ड हो गया, उसको बोला जाता है क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंटरी। यही क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग इन्वेंटरी नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग इन्वेंटरी और ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो इन्वेंटरी ऑफ स्टॉक का मीनिंग, जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं करेंगे, मींस रिटेल सेक्टर की बात करेंगे कि जो गुड्स को डायरेक्ट परचेज करते हैं और डायरेक्ट सेल कर देते हैं। अगर उनके पास कोई गुड्स साल के लास्ट में अगर अनसोल्ड है, तो उसको बोला जाएगा क्लोजिंग इन्वेंटरी, और यही क्लोजिंग इन्वेंटरी नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाती है? ओपनिंग इन्वेंटरी। अब डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड इन्वेंटरी। तो स्टॉक मींस अभी आपको बताया कि जो रिटेल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गुड्स को डायरेक्ट परचेज करती हैं और जो सेल करती हैं, उनके लिए स्टॉक वर्ड यूज किया जाता है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, उनके लिए इन्वेंटरी वर्ड यूज किया जाता है। अगर कोई गुड्स बच गया है और सेल नहीं हो पाया है, तो उसको बोला जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्लोजिंग इन्वेंटरी, और रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या बोलेंगे? उसको क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर यही जो क्लोजिंग इन्वेंटरी है नेक्स्ट ईयर जाकर ओपनिंग इन्वेंटरी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो क्लोजिंग इन्वेंटरी को हम एक वाइड टर्म में यूज करते हैं जिसमें स्टॉक को भी इंक्लूड किया जाता है। अब आते हैं ट्रेड रिसीवेबल। इसमें दो एसेट्स को इंक्लूड किया गया है। एक है फर्स्ट हमारा डेटर्स, डेटर्स मींस कस्टमर, और बिल रिसीवेबल। बिल मींस ऐसा बिल जिसका पैसा आपको रिसीव होगा लेकिन बाद में होगा। तो जब हम डेटर्स और बिल रिसीवेबल दोनों को प्लस कर लेते हैं, तो उसे ही ट्रेड रिसीवेबल बोला जाता है। देन डेटर्स, डेटर्स मींस होते हैं कस्टमर। जब आप किसी बिजनेस में गुड्स को या सर्विस को सेल करते हो क्रेडिट बेसिस पर, मींस उधार, तो सामने वाले व्यक्ति को जब आप सेल करते हो, सामने वाले कस्टमर को जब आप सेल करते हो, तो वो आपका डेटर्स होता है। तो जो डेटर्स होता है वो तब तक आपका डेटर्स बना रहता है जब तक कि वो आपका अमाउंट पे
नहीं कर देता है पूरा, तो इसे ही डेटर्स कहा जाता है। नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल मींस ऐसा बिल जिसका पैसा आपको फ्यूचर में रिसीव होगा, कुछ समय के बाद रिसीव होगा। ये भी एक करंट एसेट्स है, इसे ही बिल रिसीवेबल बोला जाता है। देन ट्रेड पेबल्स, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल में हमने दो एसेट्स को इंक्लूड किया था, डेटर्स और बिल रिसीवेबल, वैसे ही ट्रेड पेबल्स में दो लायबिलिटीज को इंक्लूड किया जाता है, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। इनको इंक्लूड किया जाता है। क्रेडिटर्स मींस जिन्हें आपको पैसा देना है, और बिल्स पेबल मींस ऐसा बिल जिसका पैसा आपको कुछ समय के बाद पे करना है। जब हम दोनों लायबिलिटीज को प्लस करते हैं तो ये इंक्लूड होती है किसमें, ट्रेड पेबल में। देन अब हम आते हैं क्रेडिटर्स। जब आप किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस को परचेज करते हो अदर देन कैश, या किसी से आप कैश उधार ले रहे हो, सामने वाले सप्लायर से अगर आपने गुड्स परचेज किया है या सर्विस पर परचेज की है, या आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने कैश लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, तो आपको उनका पेमेंट एक टाइम के बाद करना होगा। तो जिन पर्सन को आप इनका पेमेंट करते हो, जिन व्यक्तियों को आप इनका पेमेंट करते हो, उनको क्रेडिटर्स बोला जाता है। क्रेडिटर्स जो है एक करंट लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आते हैं बिल्स पेबल। ऐसा बिल जिसका आपको पेमेंट करना है एक टाइम के बाद, आपने एक्सेप्ट कर लिया हुआ है, साइन कर दिए हैं उस बिल पर, और आपको उसका पेमेंट एक टाइम के बाद करना है, तो ये आपकी एक लायबिलिटी है, और इस लायबिलिटी को बिल्स पेबल बोला जाता है। देन कॉस्ट, जो भी गुड्स आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उस गुड्स को बनाने पर जो भी कॉस्ट आती है उसे ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। देन बाउचर्स, ये बाउचर्स जो है एक रिटर्न सर्टिफिकेट होता है, मींस एक डॉक्यूमेंट होता है। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन्स के हिसाब से अलग अलग बाउचर्स मेंटेन होते हैं। जैसे आप यहाँ पर एक स्पेसिमेन देख रहे हो, पेमेंट बाउचर का है, मींस ऐसे ही क्रेडिट परचेज करने के लिए एक अलग बाउचर होगा, सेल इनवॉइस के लिए एक अलग बाउचर होगा, कैश ट्रांजेक्शन को मेंटेन करने के लिए एक अलग बाउचर्स होंगे। आपने देखा होगा बैंक में आप जब डिपॉजिट करते हो या विड्रॉन करते हो तो आपको अलग अलग बैंक स्लिप फिल करनी पड़ती है, उन्हीं बैंक स्लिप को ही बाउचर्स बोला जाता है। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और वो हमारा टॉपिक है डिस्काउंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड इज कैश डिस्काउंट। तो जो ट्रेड डिस्काउंट है ये मार्क प्राइस पर दिया जाता है कस्टमर को, चाहे आप गुड्स को क्रेडिट में परचेज करें या कैश में परचेज करें, या आप क्रेडिट में सेल करें या कैश में सेल करें, आप किसी भी कंडीशन में ये वाले डिस्काउंट को दे सकते हो, और ये डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ये मार्क प्राइस पर या जो प्रिंटेड प्राइस होता है उस पर ये डिस्काउंट अवेलेबल होता है। इस डिस्काउंट को देने का रीजन क्या होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, मींस कि ज्यादा से ज्यादा सेल करने के पर्पज से आप इस डिस्काउंट को अपने कस्टमर को प्रोवाइड करवाते हो। लेकिन इस डिस्काउंट की खास बात यह है, चाहे आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया हो या कैश ट्रांजेक्शन किया हो, इसको सिर्फ इनवॉइस तक ही मेंटेन किया जाता है, मींस इनवॉइस में ही इनको शो किया जाता है, लेकिन जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उसमें इस डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है। जबकि जो कैश डिस्काउंट होता है ये सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन पर ही डिपेंडेंट होता है। जब तक कैश पेमेंट नहीं होगा तब तक ये डिस्काउंट कस्टमर को नहीं मिल सकता है। इस डिस्काउंट को देने का एक ही रीजन है कि हम कस्टमर से जल्दी पैसे की रिकवरी कर सकें, उसके लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को, कि कैश जो हमारा कितनी जल्दी हमको रियलाइज हो जाएगा अपने कस्टमर से, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हम कस्टमर को कैश डिस्काउंट देते हैं। और इस डिस्काउंट को इनवॉइस में नहीं लिखते हैं, लेकिन जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उनमें हम इस डिस्काउंट को शो करते हैं। अब हम दोनों डिस्काउंट पर एक डिफरेंस देखते हैं तो और पॉइंट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और सेकंड है हमारा कैश डिस्काउंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल को बढ़ाना, जबकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जल्दी से जल्दी अपने कस्टमर से पैसा रिकवरी करना। देन कैलकुलेशन, ये लिस्ट प्राइस और जो प्रिंटेड प्राइस होता है उस पर अवेलेबल होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपको अपने कस्टमर से कितनी अमाउंट लेनी है
उस अमाउंट के ऊपर इसको कैलकुलेट किया जाता है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, मींस ये केवल इनवॉइस तक ही रिकॉर्ड किया जाता है, बुक्स में इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता। जबकि कैश डिस्काउंट को इनवॉइस में तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन जो अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उसमें इसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये इनवॉइस में रिकॉर्ड होता है, ये इनवॉइस में रिकॉर्ड नहीं होता है। टाइम ये परचेस और सेल करते समय दिया जाता है, जबकि ये पेमेंट की रिकवरी करने के लिए कस्टमर को दिया जाता है। इसका जो डिस्काउंट रेट है वो हाई होता है, मतलब आप 10% भी दे सकते हो, 20% भी दे सकते हो, लेकिन इसका जो परसेंटेज है बहुत कम होता है, 1%, 2%, 5%, मैक्सिमम हुआ तो 5%। तो इसका जो परसेंटेज है वो कम होगा, और जबकि इसका परसेंट हाई होगा। देन प्रोप्राइटर्स, जो बिजनेस का जो मालिक होता है, उस जो कि उस बिजनेस में कैपिटल को इन्वेस्ट करता है, उसे ही प्रोप्राइटर्स बोला जाता है। तो प्रोप्राइटर्स प्रॉफिट अर्निंग के लिए जब अपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसी पर्सन को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। लेकिन ये प्रोप्राइटर वर्ड जो है अलग अलग बिजनेस के हिसाब से अलग अलग मीनिंग पर चला जाता है। सपोज करो एक सोल प्रोप्राइटर है, मींस सोल प्रोप्राइटर मींस एक सिंगल पर्सन है उसका ओनर। तो जब किसी हम सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस की बात करेंगे, तो जो सिंगल पर्सन होगा या वन पर्सन होगा वही उस बिजनेस का प्रोप्राइटर होगा। लेकिन अगर हम पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए टू और मोर देन टू पर्सन होते हैं, तो यही उस फर्म के क्या होते हैं, ओनर होते हैं। तो इनको ही प्रोप्राइटर बोला जाता है उस पार्टनरशिप फर्म में, मींस यही उस फर्म के मालिक होते हैं। देन अगर हम कंपनी की बात करें, तो कंपनी के जो मालिक होंगे, कंपनी का जो प्रोप्राइटर होगा, वो होंगे उनके शेयर होल्डर्स। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो कि शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर होल्डर्स को ही कंपनी का प्रोप्राइटर मींस मालिक माना जाता है। देन अगर हम किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स होते हैं वही उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोप्राइटर मींस मालिक होते हैं। देन टर्नओवर और टोटल सेल क्या होती है, जब हम कैश सेल और क्रेडिट सेल को प्लस कर देते हैं, तो जो सेल तैयार होती है उसे ही हम टर्नओवर बोलते हैं। देन एंट्री क्या होती है, जो भी ट्रांजेक्शन, बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जब हम उनको एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग नोट करते हैं, तो उसे ही एंट्री बोला जाता है। उन बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक सिस्टमेटिकली रूल्स को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। उसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने को ही हम एंट्री करना कहते हैं। देन अब हम डेबिट और क्रेडिट को समझ लेते हैं। व्हेन इन एनी अकाउंट इज डेबिट साइड एंट्री इज मेड, देन इट इज कॉल्ड डेबिटेड। मींस अगर आप किसी भी ट्रांजेक्शन की डेबिट साइड एंट्री कर रहे हो, तो उस साइड को डेबिट साइड बोला जाता है, जिसके लिए आपको शॉर्ट फॉर्म डीआर यूज करना है। डीआर मींस डेबिट। अगर आप किसी ट्रांजेक्शन की क्रेडिट साइड एंट्री कर रहे हो, तो ऐसे ट्रांजेक्शन को क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन बोला जाता है। और क्रेडिट के लिए आप शॉर्ट फॉर्म सीआर यूज करते हो। सीआर जो है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका, क्रेडिट का। नेक्स्ट लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक का मीन्स होता है लिविंग एनिमल्स, मीन्स जो एक एसेट्स का काम करते हैं उस बिजनेस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे बफेलो और काउ आर द एसेट्स ऑफ डेयरी इंडस्ट्री। तो लिविंग एनिमल्स को एसेट्स माना जाता है उन इंडस्ट्री के लिए जहां पर ये एक एसेट्स की तरह वर्क करती हैं। जैसे बफेलो और काउ, ये दो एसेट्स हैं किसके लिए, उस डेयरी इंडस्ट्री के लिए। देन स्टोर्स, मींस स्टोर्स की मीनिंग ये होती है कि ऐसा गुड्स जिसको आपने रीसेल करने के पर्पज से या सेल करने के पर्पज से नहीं रखा है, ऐसा गुड्स स्टोर की कैटेगरी में आता है। जैसे आप किसी भी सर्विस सेंटर में देखेंगे तो ऑयल, ग्रीस, पैकिंग आइटम्स, एडिशनल पार्ट्स मींस जो भी उसके इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं,
ये सब जो होते हैं ये स्टोर्स की कैटेगरी में आते हैं। मींस इनको हम सेल करने के लिए नहीं रखते हैं, बल्कि हमारे बिजनेस में ये एक हेल्प करते हैं उस बिजनेस को चलाने में, तो इनको स्टोर्स बोला जाता है। बैड डेब्ट मींस ऐसा अमाउंट जो नहीं मिल पाता है अपने कस्टमर से, तो उस अमाउंट को हम बैड डेब्ट बोलते हैं। मींस ये बिजनेस का एक लॉस होता है, और जब हमें अपने कस्टमर से पैसा मिलने की उम्मीद नहीं हो पाती है और वो पॉसिबिलिटीज नहीं हो पाती है, तो उस अमाउंट को बैड डेब्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। देन सॉल्वेंट मींस ऐसा ट्रेडर जो अपनी लाइबिलिटीज को पे करने के लिए कैपेबल हो। मींस जो भी उसने लोन लिया है, अगर वो उस लाइबिलिटीज का पूरा पेमेंट कर देगा, तो ऐसे ट्रेडर को सॉल्वेंट बोला जाता है। मींस जिसकी एसेट जो है उस लाइबिलिटी से ज्यादा होती हैं, तो इस सिचुएशन को सॉल्वेंट बोला जाता है। जो भी उसने लोन लिया हुआ है, तो वो उस लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एसेट्स किससे ज्यादा है? उसकी लाइबिलिटी से। तो जब किसी इंसान की या किसी भी बिजनेस की एसेट्स ज्यादा होती हैं उसकी लाइबिलिटी से, तो इस कंडीशन को सॉल्वेंट बोला जाता है। इंसॉल्वेंट मींस जब बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं वो ज्यादा हो जाती हैं एसेट से, तो इस सिचुएशन को इंसॉल्वेंट बोला जाता है। मींस कि वो इंसान बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट मींस अब उसकी लाइबिलिटीज क्या हो चुकी हैं? उसकी एसेट से ज्यादा हो चुकी हैं, तो इस सिचुएशन को इंसॉल्वेंट बोला जाता है। देन कमीशन, जब हम किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को उसके रेम्युनरेशन के लिए अगर कोई अमाउंट पे करते हैं, या किसी एजेंट को उसके वर्क के लिए कोई अमाउंट पे करते हैं, तो उस अमाउंट को कमीशन बोला जाता है। इसी को ब्रोकरेज बोला जाता है। अब बिजनेस को समझते हैं। तो वैलिड एक्ट डन विथ ऑब्जेक्टिव टू अर्न प्रॉफिट और इनकम मींस जब हम एक वैध तरीके से मींस वैलिड एक्ट के थ्रू प्रॉफिट को अर्न करने के लिए या इनकम को अर्न करने के लिए जब हम वर्क करते हैं, तो ऐसे वर्क को ही बिजनेस बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर एटसेट्रा। तो हमारा मेन मोटिव क्या होगा? वैलिड एक्ट के थ्रू प्रॉफिट अर्न करना या इनकम को जनरेट करना, तो उस एक्टिविटी को बिजनेस बोला जाता है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।